नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई हैं सोसाइटी मैनेजर्स और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, जिनका एग्जाम आईबीपीएस के माध्यम से होगा, तो उसकी आपको तैयारी कराने की क्लासेस की श्रृंखला में आज हम 35 क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग पर। मॉक टेस्ट है पहला, और हमारी उस श्रृंखला की आज की ये तीसरी क्लास है। मॉक टेस्ट पहला है, तो ये 35 क्वेश्चंस करते हैं हम रीजनिंग के, कंप्लीटली सॉल्व किए गए हैं, आपको एक्सप्लेन किए गए हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के लिए हमारे लिए डायरेक्शंस हैं, और ये डायरेक्शन या निर्देश हैं कि इन प्रश्नों में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों को दर्शाया गया है, और इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको उसमें उत्तर देना है। तो पहले 5 प्रश्नों के लिए जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 5, इन्हीं से आंसर बनने। पहला स्टेटमेंट है कि सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। दूसरा है निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कंक्लूजन 2 फॉलोज। तीसरा है कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 फॉलो करता है। ओके। चौथा है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और पांचवा है कि यदि दोनों, अर्थात निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन 1 पर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी मिले, इस तरह के जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन के निशान लगे हुए, तो मेरी आपको सिंसियर एडवाइस ये है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को नंबर लाइन से कीजिए। तो मैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं। तो ये नंबर लाइन है। ऑब्वियसली D इज लेस देन M, तो D पहले आएगा नंबर लाइन पर और M बाद में आएगा। एंड M इज लेस देन P, तो P यहां आएगा। एंड P इज लेस देन A, तो A यहां आएगा। मेरे ख्याल से इस यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये जो A है ये F है, ये दिया हुआ है। और W जो है D या D के बराबर है, अर्थात W यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी हो सकता है। W D से लेके आगे नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में कहीं पर भी हो सकता है। ओके। अब पहला कंक्लूजन क्या है कि F इज ग्रेटर देन D। तो F चूंकि राइट हैंड साइड में है D के, तो F बड़ा है D से, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है P इज लेस देन W। बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये W D या D से बड़ा है, तो ये जो W है ये इसके बीच में भी हो सकता है, अर्थात P से छोटा भी हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो इसका आंसर है दिस। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से नंबर लाइन बनाएंगे इस क्वेश्चन में। तो ये हमारी नंबर लाइन है। तो M इज ग्रेटर देन F, तो चूंकि M बड़ा है तो M राइट साइड में आएगा, दिस इज F। एंड F इज लेस देन A। अब A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है, तो हमको A नहीं मालूम A कहां है। बट A इज इक्वल टू B एंड B इज ग्रेटर देन S। तो चूंकि हमको ये रिलेशन नहीं मालूम है कि ये इस नंबर लाइन पर कहां होगा, अर्थात ये यहां होगा या और पीछे होगा, तो इसलिए बाकी रिलेशंस भी हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला कंक्लूजन है H इज ग्रेटर देन B, ऑब्वियसली वी कैन नॉट से। एंड F इज लेस देन S। तो F इज लेस देन S को हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहां से आगे हमको कुछ पता नहीं है कि ये इसके रेफरेंस में कहां बैठेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फोर्थ। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, अर्थात नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर फिर नंबर लाइन बनाते हैं। B is greater than T. So if it is T, then it is B. So B is greater than T. T is greater than Q. So it is Q. Q is greater than R. So it is R. And R is equal to F. Simple. Q is greater than or equal to F. No. No. R is actually equal to F. लेकिन R Q से छोटा है, इसलिए ये जो बराबर का निशान है फॉलो नहीं करेगा Q और F के रेफरेंस में, तो इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। T इज ग्रेटर देन F, बिल्कुल सही है, ये T राइट साइड में है F की तुलना में, सो इसमें कंक्लूजन 2 फॉलोज। सो इसका आंसर है 2। ओके। नेक्स्ट। यहां पर S इज इक्वल टू R एंड R इज ग्रेटर देन Q। सो दिस इज R, दिस इज Q एंड दिस इज S। ओके। और दूसरा दिया गया है कि P इज लेस देन Q, तो P ऑब्वियसली यहां कहीं आएगा। करेक्ट। सो कंक्लूजन से S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P। नो नो, क्योंकि इक्वालिटी का जो साइन है सिर्फ R के रेफरेंस में, तो ये फॉलो नहीं करता। R इज ग्रेटर देन P, R इज ग्रेटर देन P राइट साइड पर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। सो आंसर इज कंक्लूजन 2 फॉलोज।
और आखिरी और पांचवा क्वेश्चन है, इसमें फिर नंबर लाइन बनाएंगे, m इज लेस देन y, सो दिस इज y, दिस इज m, और s जो है वो इससे आगे कहीं भी हो सकता है क्योंकि s ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो दिस इज s, कहीं भी हो सकता है m या m से आगे, एंड y इज इक्वल टू z, बट z इज ग्रेटर देन f, अब ये f कहीं पर भी हो सकता है इधर, z इज ग्रेटर देन f एंड f इज ग्रेटर देन t, तो ये t पीछे कहीं भी हो सकता है, सिंपल। नाउ कंक्लूजन्स, s इज ग्रेटर देन f बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि z इज ग्रेटर देन f, तो सपोज यहां पर f है, मान लिया कि ये f है, और चूंकि s m से बड़ा है, s यहां पर है, तो ये तो गलत हो गया ना, यहां तो s इज लेस देन f है, मतलब मैं कंडीशन ऐसी भी ला सकता हूं जिसमें s जो है वो f से छोटा हो, अर्थात ये कंक्लूजन गलत है। y इज ग्रेटर देन t, यस, y इज ग्रेटर देन t, क्योंकि t हर हालत में लेफ्ट साइड में आना है जहां भी आना हो, सो y इज ग्रेटर देन t, सो दिस इज द आंसर, तो हमारा जो आंसर है वो है 2, सिंपल। तो 5 क्वेश्चन ही इस तरह से हुए, जस्ट रिपीटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको नंबर लाइन का सहारा लेना चाहिए। सो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 फ्रेंड्स हैं, वो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। अब ये मैंने आपके सामने एक सर्किल खींच रखा है, अब मैं इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच को प्लेस करूंगा, किन शर्तों के अधीन, इन शर्तों के अधीन, और फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा, ये शर्तें हैं, करेक्ट। तो बी जो है वो ए से दाएं पर दूसरे स्थान पर है, करेक्ट। ऐसा करते हैं कि सपोज इट इज ए, तो अब बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और हर कोई जो ये ए बी सी डी एफ जी एच 8 फ्रेंड्स हैं सेंटर को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब एक के इधर फेस होने के कारण इसका राइट हैंड साइड इधर बनेगा, तो यहां पर हमारे पास आया बी, करेक्ट। तो ये पॉइंट हो गया। बी एच के ठीक बाएं है, सो ऑब्वियसली इट इज एच, एच का बायां बी हो गया, ओके, ये आसान था। डी जो है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी की राइट साइड इधर होगी, तो ऑब्वियसली जो डी होगा वो यहां होगा, सिंपल, दाएं हाथ से दूसरे स्थान पर है। एफ जो है वो एच के बाएं से चौथा है, तो एफ एच के बाएं से चौथा है, तो 1 2 3 4 ये एफ हो गया, ओके। सी डी का निकटतम पड़ोसी है, सो ये सी हो गया। ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहां नहीं आ सकता, इस जगह ई नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली ई यहां आएगा, और अब कौन सा बचा, ए बी सी डी ई जी बचा, सो दिस इज जी। अब क्वेश्चन को करते हैं, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो चूंकि फेस इधर है तो ऑब्वियसली बायां हाथ इधर हुआ, तो 1 2 3 ई इज द आंसर, सो आंसर इज 2, सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th इज हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के ठीक बीच में कौन बैठा है, सो दिस इज ई एंड दिस इज डी, तो ई एंड डी के बीच में है ऑब्वियसली सी, तो सी इसमें कहीं नहीं है, तो पांचवा आंसर सी है, बट सी इज ऑब्वियसली नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8वां क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इन बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो जी इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन ए एंड बी, सो जी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली पांचवा, 5th इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, सो 9th क्वेश्चन इज 4 of the following 5 pairs of people are alike in a certain way, यानी ऊपर दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 व्यक्तियों के जोड़े में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है, जी ए देखते हैं, तो जी ए ऑब्वियसली पड़ोसी है, ठीक। एफ सी देखते हैं, तो एफ सी पड़ोसी नहीं है। डी बी, सो डी बी पड़ोसी नहीं है। एच जी पड़ोसी नहीं है। ए ई भी पड़ोसी नहीं है, तो जो सिर्फ पड़ोसी हैं वो हैं जी ए, सो आंसर इज 1, तो 9th का आंसर है 1, ओके। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल आर द पीपल नॉट सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, निम्नलिखित में से किस जोड़े में व्यक्ति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, डी ई, सो डी ई नहीं बैठे हैं। ए जी बैठे हैं, बी एच बैठे हैं, एफ ई
बैठे हैं, नन ऑफ द दीज आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये डी इज द आंसर, सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ईच अल्फाबेट इन द वर्ड एब्सोल्यूट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन ईच वोवेल इज चेंज्ड टू नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच consonant is changed to previous letter in English alphabetical series, which of the following will be 6 from the left side of the new arrangement thus found? अब ये एब्सोल्यूट मेरे पास एक शब्द है, ABSOLUTE, ठीक, और इसको अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लिखेंगे हम तो A के बाद B, करेक्ट, देन वी हैव E, देन वी हैव L, then O, then S, then T and then finally U. ओके, और प्रत्येक स्वर को यानी प्रत्येक वॉवल को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो जो वॉवल है वो A है, तो A की जगह B आ जाएगा, और प्रत्येक व्यंजन को यानी कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो B की जगह A आ जाएगा, A फिर से वॉवल है तो इसकी जगह F आ जाएगा, L की जगह क्या आएगा, L की जगह K आ जाएगा पिछला, O की जगह P आ जाएगा, S की जगह R आ जाएगा, T की जगह S आ जाएगा और U की जगह V आ जाएगा। ओके, तो ये नया क्रम होगा। अब इस नई व्यवस्था में बाईं ओर से छठा यानी 1 2 3 4 5 6, सो R इज द आंसर, सो इट इज द आंसर। ओके, in a row of children facing north, Ram is 12th from the right and in a row of children facing north, Ram is the 12th from the right end and is 5th to the right of Shyam who is 10th from the left end. Total how many children are there in the row? देखिए उत्तर की ओर उन्मुख बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो बच्चे इधर को मुंह करके बैठे हुए हैं, सिंपल। अब इसमें राम जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, सो इट इज 1, इट इज 2 एंड सो ऑन इट इज 12, तो यहां पर हमारे पास है राम, क्लियर। और श्याम के दाएं से 5वें स्थान पर है, तो ये स्थान 5वां है इधर से, तो यानी ये स्थान चौथा हुआ, ये स्थान तीसरा हुआ, ये स्थान दूसरा हुआ और ये स्थान पहला हुआ, यानी श्याम जो हुआ वो हुआ यहां, सो इट इज श्याम, करेक्ट। अब यहां तक कितने बच्चे हो गए, 12 13 14 15 16 17, तो अगर हम इधर से गिने इधर से तो ये 17वां बच्चा हो गया श्याम, लेकिन ये बाएं छोर से 10वां है, ये यानी अगर हम यहां पर 1 लें इस छोर से तो ये 10वां है ये वाला, अर्थात इधर 9 बच्चे और हैं, 9, तो हमारे पास कुल मिलाकर बच्चे हुए 17 + 9 = 26, सो आंसर इज 26। ओके, नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में रीड को इस तरह से लिखते हैं, सो READ, सो R इज हैश, E is 3, A is @ and D is 7, और पेड को स्टार, at A is obviously @ I is 2 and D is 7, यहां भी 7 था, तो राइप को कैसे लिखेंगे, आसान सवाल है वैसे बहुत, सो R is हैश, यहां से I is 2 and P is स्टार एंड E is 3, तो हैश वाले आंसर देख लेते हैं, हैश वाले आंसर सिर्फ 2 ही हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली, ये वाला जो अरेंजमेंट दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए 2 प्रश्नों का, 2 प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। 14 है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से 12वां कौन सा होगा, तो मैंने इसको रिटाइप कर दिया है सभी प्रतीकों को हटाकर, तो मैंने इसमें से ये जो है सारे प्रतीक सारे सिंबल्स हटा दिए हैं, तो दाएं छोर से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 3 इज द आंसर, सो आंसर इज ऑप्शन 2। ओके,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 18वें के बाएं से पांचवा है। सो लेफ्ट एंड इज दिस, बाएं छोर ये है, तो बाएं छोर के 18वें यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के बाएं से पांचवा है, तो फिर हमको लेफ्ट चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, सो पी इज द आंसर, ऑप्शन 1, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें। अब 7 मित्र हैं यहाँ पर, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एंड एक्स, और एक वो सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि इधर की ओर को, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में। तो आर एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एस डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू एस का निकटतम पड़ोसी। इसमें ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें एस जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको पहले लीजिए। तो एस यहां पर आ रहा है, एस यहां पर भी आ रहा है और एस यहां पर भी आ रहा है, ओके। तो मैं सबसे पहले ये लाइन उठाऊंगा, एस डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो चूंकि फेसिंग इधर है तो दायां हाथ इधर हुआ, तो ये W हुआ और ये S हुआ, सिंपल। और एस टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ऑब्वियसली ये T हुआ। ये सिंपल शॉर्टकट्स हैं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और क्यू एस का निकटतम पड़ोसी है, तो Q को मैंने सपोज यहां ले लिया, ओके। पी एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो P निश्चित रूप से यहां नहीं आ सकता, तो ये आ गया मेरे पास P, सिंपल। अब यहां आते हैं, क्यू पी के दाएं हाथ से दूसरे स्थान पर है, तो इस लाइन को पढ़ के हमको P को यहां से हटाना पड़ेगा, P को हमको यहां लेना पड़ेगा। तो क्यू पी के दाएं हाथ पर दूसरे स्थान पर है, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा, ओके। अब हमारे पास बचा आर एक्स के बाएं से, सिर्फ एक लाइन ये बची है, आर एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अर्थात अगर मेरे पास x हुआ, तो ऑब्वियसली ये मेरे पास r हुआ, क्योंकि ये x के बाएं हाथ से दूसरे स्थान पर है। तो कितने फ्रेंड्स थे हमारे पास? फ्रेंड्स थे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों फ्रेंड्स कवर हो गए हैं इसमें। और अब हम इसका आंसर देख सकते, इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। Who amongst the following is sitting exactly between W and S? W S के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो W ये रहा, S ये रहा, तो Q इज द आंसर, ऑप्शन 1 इज द आंसर, 16 का। और दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सीधी रेखा के मध्य में बैठा है? तो मध्य का मतलब 3 इधर छोड़ने हमको और 3 इधर छोड़ने, तो S बीच में बैठा है बिल्कुल, सो ऑप्शन 3 इज द आंसर, सिंपल। 3 इधर क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि कुल मिलाकर हमारे पास 7 मित्र हैं, तो हमारे आंसर है 16 का ऑप्शन 1 और 17 का ऑप्शन 3, ओके। नेक्स्ट, ऊपर दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित जोड़ों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा उस समूह से संबंधित नहीं है? तो पी क्यू ऑब्वियसली पड़ोसी नहीं है, क्यू डब्ल्यू पड़ोसी है, आर एक्स पड़ोसी नहीं है, एस टी पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू एस पड़ोसी नहीं है, तो क्यू डब्ल्यू पड़ोसी हैं, तो ये बाकी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 18, ओके। इफ ऑल द 7 आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पीपल विल नॉट चेंज। तो इनको अल्फाबेटिकली बैठा देते हैं, ऑब्वियसली P, देन Q, देन R, देन S, then T, then W, then X. Obviously P की पोजीशन as such, W Q S की पोजीशन as such, R T और X की पोजीशन as such। तो 3 लोगों की स्थिति नहीं बदलेगी, so option is 3, option 3 is the answer, okay। Next, Who amongst the following is sitting to the immediate left of X? X के ठीक बाएं कौन बैठा है? X के बाएं बैठा है T, so option 1 is the answer, okay। Next लेते हैं, 3 प्रश्नों के लिए ये चार्ट आपके सामने दिया गया है। तो इन 3 प्रश्नों में अक्षरों के एक समूह को नीचे दिए गए संख्या, प्रतीक, कोड और उसके पश्चात आने वाली शर्तों द्वारा कोडित किया जाना है।
प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसके बाद संख्या या प्रतीक कोड क्रमांकित 1 2 3 4 के समूह दिए गए हैं। कोड का संयोजन आपका उत्तर है। यदि चारों संयोजनों में से कोई भी सही नहीं है तो आपका उत्तर 5 होगा। स्थितियां ये हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि यदि पहला अक्षर एक वोवेल है और अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट या व्यंजन है तो दोनों को 0 के रूप में कोडित किया जाएगा। यदि पहला अक्षर एक कॉन्सोनेंट है और अंतिम अक्षर एक वोवेल है तो दोनों को इस सिंबल के रूप में कोडित किया जाएगा। यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों वोवेल हैं तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाना है। चलिए, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये वर्ड। तो इसमें पहला वर्ड भी व्यंजन है और दूसरा वर्ड भी व्यंजन है, अर्थात दोनों वर्ड्स कॉन्सोनेंट हैं। तो पहला और लास्ट वर्ड दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो ऑब्वियसली नन ऑफ दिस। सिंपल। 22nd क्वेश्चन। यहां पर पहला जो वर्ड है, वो पहला जो लेटर है वो वोवेल है और आखिर का कॉन्सोनेंट है। पहला वोवेल, आखिर कॉन्सोनेंट, तो दोनों को 0 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो 0 के रूप में व्यक्त करने पर हमारे सामने ये, सो ऑप्शन 3 इज द आंसर। 23rd क्वेश्चन लेते हैं। पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन आखिरी लेटर वोवेल है। तो पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर इज वोवेल, तो इस सिंबल से व्यक्त किया जाएगा। तो ये सिंबल यहां है। सो ऑप्शन 4 इज द आंसर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री एक शब्द दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने में ऑब्वियसली C, देन E, H, I, M, R, S, T, Y। ओके, चलिए, इस प्रकार बनाई गई व्यवस्था में प्रत्येक स्वर को, प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्ण वाला अक्षर में पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अगले से। तो ये C व्यंजन है, सो ये D हो गया, और ये E है तो ये भी D हो गया पिछला वाला। ये H है, ये कंसोनेंट है, ये I हो गया, और I से पहले H आता है तो ये H हो गया। M है तो M का N हो गया, R का S हो गया, S का T हो गया, T का U हो गया और Y का Z हो गया। सिंपल। अब अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित में कौन बाएं से तीसरा होगा? तो लेफ्ट इज दिस, तो I। सो ऑप्शन 5 इज द आंसर। एक चोर पुलिस से भाग रहा था। वह अपने दाएं मुड़ने से पहले 50 मीटर पूर्व की ओर दौड़ा। जब भी आपको दिशाएं दी गई हो, आपको एक दिशा का मैप यहां बना लेना चाहिए हमेशा। सो इट इज नॉर्थ, इट इज ईस्ट, इट इज साउथ, इट इज वेस्ट। तो दाएं मुड़ने से पहले वे 50 मीटर पूर्व की ओर दौड़ा। तो ये 50 मीटर दौड़ा और फिर दाएं मुड़ा। ठीक। तत्पश्चात फिर से दाएं मुड़ने से पहले वे 25 मीटर दौड़ा। तो ये 25 मीटर दौड़ा और यहां से दाएं मुड़ा और 30 मीटर दौड़ा। सो ये 30 मीटर दौड़ा। तो इसका मुंह अभी ऐसे है, करेक्ट, और पकड़ा गया, यहां पकड़ा गया वो इस जगह। तो जिस बिंदु पर उसे पकड़ा गया, यहां पकड़ा गया उसको, उसके संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, इस लाइन को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, यानी ये वाली लाइन। इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विद रेफरेंस टू द पॉइंट वेयर ही गॉट नेप्ड। तो यहां से पकड़ा गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो एक्चुअली उसकी डायरेक्शन है ये, जिस डायरेक्शन में पकड़ा गया इसके रेफरेंस में, है ना, यानी ऐसे पकड़ा गया। तो आंसर हुआ इसका नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम। सिंपल। तो ऑप्शन 2 आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। मतलब ये लास्ट लाइन में मैंने आपको इसलिए जोर दिया है कि आप ये डायरेक्शन मत समझ लेना, नीचे वाली, ये वाली, मतलब साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट मत समझ लेना आप, ये इधर को इंगित हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ये है कि जिस बिंदु पर उसे पकड़ा गया उसके संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। ओके, सो ऑप्शन इज 2। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्या पर आधारित है। तो ये 5 संख्याएं हमारे पास हैं जो 3-3 अंकों की हैं। यदि प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंकों को संख्या के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में,
तो कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। सो इट इज 247, देन 549, सो दिस इज 459, then we have 569, then we have 347 एंड फाइनली 456। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो है हमारे पास 569, और इसके पश्चात है 459, जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। सो 459 का जो इक्विवेलेंट है वो 549 है। सो आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट। यदि प्रत्येक संख्या में अंतिम दो अंकों को आपस में बदल दिया जाए और पहले अंक में से 2 घटा दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो 4 में से 2 घटा दिया मैंने तो 2 हो गया, और अंतिम दो अंक 72 को मैंने 27 कर दिया, तो पहली संख्या ये हुई। 5 में से 2 घटा दिया 3 हुआ, और 4 9 को 9 4 कर दिया। 6 में से 2 घटा दिया 4, और ये 5 9 जो है 9 5 हो गया। फिर 4 3 7, 4 को मैंने 2 घटा के 2 कर लिया, और 3 7 को 7 3 कर दिया, और 6 को घटा के 6 को में से 2 घटा के 4 कर दिया, और 4 5 को 5 4 कर दिया। तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो संख्या सबसे बड़ी है इसमें ऑब्वियसली ये, अर्थात थर्ड वन 659। सो ऑप्शन 3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। If the position of first and third digits of the numbers are interchanged, and how many numbers thus formed with the last digit be a perfect square? यदि संख्याओं के पहले और तीसरे अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो 4 7 2 हो गया 2 7 4, 5 4 9 हो गया 9 4 5, और 6 5 9 हो गया 9 5 6, ये हो गया 7 3 4, और ये हो गया 5 4 6। तो इस प्रकार अंतिम अंक से बनी हुई इन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विद द लास्ट डिजिट बी ए परफेक्ट स्क्वायर? तो लास्ट डिजिट 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और यहां पर भी 4 परफेक्ट स्क्वायर। सो ऑप्शन 5 इज द आंसर। ओके, अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि 4 वर्ग है, पूर्ण वर्ग है 2 का, और 5 किसी संख्या का, यानी इस 5 की बात कर रहा हूं मैं, ये 5 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये 6 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये 6 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये 4 और ये 4 पूर्ण वर्ग हैं 2 के। ओके, नेक्स्ट। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक। तो पहली सबसे बड़ी संख्या है 659, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 645। तो 645 का पहला अंक हो गया 6, और 6 को पहले अंक, और दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है इसमें हमारे पास 437, और दूसरी है 472। तो 472 के तीसरे अंक, इसका है 2, तीसरा अंक 2, आपस में गुणा किया 6 दूनी 12। सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट। यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस संख्या का योग दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? यहीं कर देता हूं। 4 और 7 11 और 2 13, 5 और 4 9 9 18, 6 और 5 11 और 9 20, 4 और 3 7 7 14, 6 और 4 10 और 5 15। तो किस संख्या का योग दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या है 20, और नंबर 2 पर आ रहा है 18, तो 549 इज द आंसर। ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट। 31 से 35 तक के क्वेश्चन हैं इस पर आधारित, तो ये इसकी हिंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ इसको कोड लिखा गया है इसका इस तरह से, इसका कोड लिखा गया है इस तरह से, इसका कोड इस तरह से, और इसका कोड इस तरह से। तो इस कोड लैंग्वेज में MI किसके लिए स्टैंड करता है? तो MI कहाँ आ रहा है? MI यहाँ आ रहा है, तो MI, और MI कहाँ आ रहा है? MI आ रहा है यहाँ। अब वर्ड कौन से कॉमन है? आप ये देखें कि वाटर शब्द यहां भी आ रहा है, और वाटर शब्द यहां भी आ रहा है ना, तो MI का मतलब हुआ वाटर। वेरी सिंपल, लॉजिक समझ में आ गया। MI यहां भी है, MI तीसरे स्टेटमेंट यहां पर भी, और यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर, सिंपल। सो ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट। प्योर के लिए कौन सा कोड लगेगा? तो प्योर कहां कहां आ रहा है? प्योर आ रहा है एक तो यहां आ रहा है, और एक आ रहा है यहां। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है जो कोड है TE।
नो, एन यू भी कॉमन है दोनों में, है ना। तो एक्चुअली एंड प्योर यहां पर भी है, एन यू टी ई यहां पर भी है, एंड और यहां पर भी है, प्योर यहां पर भी है, एन ई और सॉरी एन यू और टी ई दोनों जगह है। पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब हमें इसमें देखना है प्योर। अब प्योर आपको यहां भी नहीं मिल रहा और यहां भी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको अच्छा एंड आपको यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो यू कैन नॉट डिटरमाइन कि प्योर के लिए क्या शब्द आएगा, मतलब प्योर के लिए एन यू आएगा या टी ई आएगा, यू जस्ट कैन नॉट डिटरमाइन। सो ऑप्शन 5 इज द आंसर। नेक्स्ट, हाउ कैन वी राइट टेक सेफ वाटर। टेक सेफ वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो टेक कहां कहां आ रहा है? टेक यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और दोनों में कॉमन है आर ए। तो आर ए, तो इस टेक के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा आर ए। ओके। सेफ, सेफ कहां कहां आ रहा है? सेफ सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, यहां पर। इसके अलावा सेफ कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास इसमें हमें कंफ्यूजन था पिछले क्वेश्चन में, ऑब्वियसली आपको ध्यान होगा। पिछले क्वेश्चन में जब हम निकाल रहे थे प्योर के लिए, तो ऑब्वियसली सेफ के लिए हमारे पास जेड ई है। ठीक। वाटर, वाटर कहाँ कहाँ है? यहाँ पर है वाटर, और वाटर है यहाँ पर, और दोनों में कॉमन है एम आई। तो आपको ये ध्यान होगा कि ये पहले क्वेश्चन में था, यहाँ इसमें वाटर एम आई। तो ऑप्शन आंसर बना हमारा आर ए जेड ई एम आई, यानी ऑप्शन 1। सिंपल। नेक्स्ट, गो एंड टेक कैसे लिख सकते हैं? तो गो तो आप इसमें नहीं लिख सकते। एंड, एंड में आपको ध्यान होगा देयर वाज सम कंफ्यूजन बिटवीन एन यू एंड टी ई। एंड टेक, टेक यहां भी है, टेक यहां भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है आर ए। तो टेक के लिए हम हर हालत में आर ए लिख सकते हैं, आर ए। अब प्रॉब्लम ये है कि आर ए यहां पर ऑप्शन लास्ट में यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है, क्योंकि एक तो गो कहीं पर डिफाइन नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, और एंड में देयर वाज सम एम्बिग्यूटी जो हमको देखने को मिली थी यहां पर, है ना, एंड और प्योर को जब हम कंपैरिजन कर रहे थे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। और फाइनल क्वेश्चन है हमारा कि फॉर विच वर्ड कोड टीई इज यूज। तो टीई कहाँ यूज हो रहा है? यहां हो रहा है टीई, और यहां हो रहा है कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है 30 सेकंड या 30 सेकंड से, जहां पर एंड प्योर पर हम लोग ऑप्शन नंबर 5 लिए थे, क्योंकि एंड प्योर यहाँ भी है, यहाँ भी है। एंड प्योर के लिए एन यू और टी है, और यहाँ पर भी एन यू टी है, तो टी हम कह नहीं सकते कि टी किसके लिए है, आई मीन एंड के लिए है या प्योर के लिए। इसमें ऑप्शन एंड और प्योर दोनों हैं, तो ऑप्शन 3 इज द आंसर। इसमें ये दोनों हैं, तो ऑब्वियसली हम पहले से देखते आ रहे हैं कि टीई शब्द वो एंड या प्योर दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 3 इज द आंसर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और अगली क्लास अगला जो मॉक मैं लेने जा रहा हूं, वो मॉक है 35 क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड। ठीक। ओके, यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, या इस चैनल जो मैंने दिया गया है, टेलीग्राम आईडी मैंने दिया है आपको t.me/yes400+, इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं सोसाइटी मैनेजर, और ख़ास तौर पर सोसाइटी मैनेजर क्या करता है और उसकी तनख्वाह वगैरह, हालांकि वो मैंने सब आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने पूछा है, तो आने वाले वीडियो में मैं उसका निश्चित रूप से जवाब दूंगा। और किसी ने भी पूछा है कि उसके प्रमोशन के एवेन्यूज क्या हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, मॉक टेस्ट होगा क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पर। नमस्कार।